नमस्कार दोस्तों हमने कहा कि मामा प्रचंड पर वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों ने कहा कि वो मामा प्रचंड नहीं मामा शकुनी है। फिर हमने उनके बारे में सोचा तो हमने पाया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो मामा शकुनी है। शकुनी ने दुर्योधन को लालच दिया कि हम तुम्हें सम्राट बनाएंगे और पूरे कौरव वंश का ही नाश कर दिया। इसी प्रकार 25 साल से प्रचंड मामा जो हैं वो नेपाल को सपने दिखा रहे हैं कि हम खूब पैसा कमाएंगे, विकास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मैंने उन्हें मामा की उपाधि दी और आपने उन्हें शकुनी की उपाधि दी, तो आज से वो बन गए मामा शकुनी। उसके क्या कारण है आप पूरी वीडियो सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पुष्प कमल दाहाल जो है ये वत्स से एक ऋषि होते थे हिमालय में, जिन्होंने जेनेटिक संबंधी बीमारियों का जो इलाज है उसके सिद्धांत दिए थे कम से कम 5000-10,000 साल पहले, जब इनका समय था। और सटीक प्रमाण नहीं है कि ये कितने साल पहले हुए, लेकिन इन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढा था और कामसूत्र नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने। अमेरिका जो आजकल कुछ सिद्धांत पेश कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, ये सिद्धांत वत्स ऋषि ने कई हजार साल पहले दे दिए थे और अमेरिका को भी उनका लोहा मानना पड़ा कि कैसे कई हजार साल पहले कोई हिमालय में रहने वाला आदमी ये सिद्धांत दे सकता है, जिन सिद्धांतों की खोज इस समय अमेरिका में हो रही है। तो पुष्प कमल दाहाल जो हैं वो उन्हीं ऋषि की संतानों में आते हैं, यानी पुष्प कमल दाहाल के जो पूर्वज थे वो वही ऋषि थे। तो कह सकते हैं कि पुष्प कमल दाहाल जो हैं इनके पूर्वज जो हैं वो एक महान ऋषि होते थे, जो कभी दान नहीं लेते थे, किसी के हाथों का खाना बनाया हुआ नहीं खाते थे। और प्राणियों की हत्या पर भी ऋषि वत्स ने बहुत कुछ लिखा है, यानी उन्होंने निषेध किया है कि किसी भी जानवर को हम नहीं मार सकते हैं, किसी भी प्राणी को नहीं मार सकते हैं। जबकि मामा प्रचंड जो कि वत्स ऋषि की संतानों में ही आते हैं, वो 17,000 आदमी मार चुके हैं, ये आप लोग कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में जो 16 महाजनपद थे उसमें एक जनपद का नाम ऋषि वत्स के नाम पर भी था। तो कह सकते हैं कि मामा प्रचंड जो हैं वो महान ऋषि की संतानें हैं। ठीक है, अब इनके कुछ क्रियाकलाप हम आपको बताते हैं। ये बात हम आपको 3-4 बार कह चुके हैं कि राजा वीरेंद्र ने 2032 में विदेशी इन्वेस्ट के लिए नेपाल के दरवाजे खोले थे, जिस समय भारत और चीन ने भी नहीं खोले थे, और नेपाल में विदेशी लगानी चालू हो गई थी धीरे धीरे करके। और उसी प्रकार अगर राजा वीरेंद्र के सिद्धांतों पर इस समय नेपाल चल रहा होता तो इस समय नेपाल की प्रति व्यक्ति आय 10,000 रुपए से ज्यादा होती, यानी चीन और भारत से ज्यादा होती। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था कि राजा वीरेंद्र के समय में या पहले उनसे पहले के राजाओं के समय में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 70, 72, 75 नंबर पर होता था। लेकिन जब से मामा प्रचंड आए तब से, हम तो इनका समय मानते हैं 1996 से, मामा प्रचंड ज्यादा उग्र हुए। ठीक है, तो 1996 के बाद नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन इतना गिर गया कि इस समय 120 नंबर पे हुआ, जबकि मामा प्रचंड ने कहा था कि हम बहुत ज्यादा विकास करेंगे। यानी वीरेंद्र के समय में जो राजा थे उस समय में नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन जितना था उससे बहुत ज्यादा गिरा दिया मामा प्रचंड ने नेपाल में। हमने आपको ये भी बताया था कि राजा के समय में जब वहां पे बहुत सारी कंपनियां खुल रही थी धीरे धीरे करके, तो नेपाल ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई। हमने आपको एक वीडियो में बताया है कि उस समय नेपाल ने ओवन सेक का सबसे हल्का मटेरियल तैयार किया था, ये बताया था हमने आपको। और भारत, चीन, ताइवान जैसे देश हैरान हो गए थे कि 400 डेनियर नेपाल कैसे निकाल पाया, जबकि भारत नहीं निकाल पाया, चीन नहीं निकाल पाया, ताइवान नहीं निकाल पाया, लेकिन नेपाल ने निकाल कर दिखा दिया। तो यानी इंडस्ट्री क्षेत्र में नेपाल तरक्की कर रहा था राजा के समय में। और हमने आपको ये भी बताया था कि
भिरकुटी पेपर मिल क्राफ्ट तैयार करना चाहती थी 10 जीएसएम का। वो भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है, कागज नहीं क्राफ्ट। लेकिन जैसे ही माओवादियों ने नेपाल में प्रोटेस्ट चालू किए, ये सारी फैक्ट्रियां धीरे धीरे कम होती गई और बंद होती गई, इनको घाटा पड़ने लग गया। तो नेपाल की जो इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई है वो केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी मामा प्रचंड या बाबूराम भट्टराई की वजह से ही हुई है। इसमें बादल भी शामिल है और कुछ नेता भी शामिल है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है पुष्पकमल दाहाल की। तो आपके यहाँ इंडस्ट्री जो कमजोर हुई है, आपकी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, उसका मुख्य कारण है मामा प्रचंड। यदि राजा वीरेंद्र लगातार होते और जिस ढंग से उन्होंने इन्वेस्ट के दरवाजे खोले थे उस तरीके से नेपाल चलता रहता तो इस समय 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय जरूर होती। और प्रति व्यक्ति आय से ही विकास देखा जाता है कि किस देश का कितना विकास है। ठीक है, आदमियों के विकास से मतलब होता है आदमियों का विकास यानी देश का विकास। राजा वीरेंद्र जो थे वो आधुनिक सोच के आदमी थे। वो जानते थे कि नेपाल के पास में इतने प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं कि प्रत्येक नेपाली की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने इस पर काम किया था। लेकिन बीच में आ गए मामा प्रचंड और इन्होंने नेपाल की आमदनी बढ़ने ही नहीं दी। जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो प्रोटेस्ट कर करके राजा ज्ञानेंद्र विकास नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमेशा 8 साल रहे लगभग। वो अपनी कुर्सी को बचाने में ही लगे रहे और उनका ध्यान जो है वो विकास की तरफ नहीं गया। तो मैं नेपाल में औद्योगिक क्रांति न होने का कारण केवल और केवल मामा प्रचंड को मानता हूँ। मामा प्रचंड नहीं होते तो मैं ये जानता हूँ कि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय इस समय बहुत ज़्यादा होती। मामा प्रचंड के कारण नेपाल की प्रति व्यक्ति आय घटी है और कहीं न कहीं पहले से ज़्यादा गरीबी आई है। भारत तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे सभी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन नेपाल छोटा देश है, कम जनसंख्या है, यहाँ पे कुछ बड़ी परियोजनाएं चल जाए तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ सकती है। और उन परियोजनाओं को जो राजा वीरेंद्र चलाना चाहते थे वो प्रचंड के प्रोटेस्ट के चलते वो सारी परियोजनाएं नहीं चल पाई। अब प्रचंड ने क्या फायदे किए हैं थोड़ा ये भी जान लीजिए। देखिए, एक तो नेपाल में लोकतंत्र लेकर आए, ठीक है, चलिए ये बात छोड़ दीजिए। सामाजिक स्तर पे उन्होंने क्या किया दोस्तों, आपको पता होगा कि 2004, 5, 6 या 3 या 1996, 99 में क्या होता था कि जब कोई गाड़ी जाती थी और किसी को धक्का लग जाता था तो गाड़ी वाला क्या करता था, उसको पीछे लाके फिर दोबारा से उस आदमी को ऊपर पहुंचा देता था। ठीक है, चाहे उसको छोटी सी भी चोट क्यों न लगी हो, और 35-40 हजार रुपए दे के सड़ जाता था सारा मामला। लेकिन मामा प्रचंड जब आए तो इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, जनता को पावर दी। उसके बाद क्या हुआ कि अगर किसी को ठोकर वोकर लग जाती थी गाड़ियों से तो उसको 5 लाख 7 लाख रुपए मिलने लग गया। ये काम मामा प्रचंड ने स्पष्ट आंखों देखा, जो हमने बता रहे हैं ये काम मामा प्रचंड ने बहुत अच्छा किया। ठीक है, दूसरा काम क्या किया, कुछ जो इंडस्ट्री श्रमिकों का जो शोषण हो रहा था उनको भी सही किया, उनकी तनख्वाह बढ़ी है। ये भी काफी अच्छा काम किया मामा प्रचंड ने। अब नेपाल में लोकतंत्र लाए हैं मामा प्रचंड ही। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का दर्जा उन्होंने खत्म किया, बौद्ध राष्ट्र जो भी है सारे दर्जे उन्होंने नेपाल से खत्म किए और उसको लोकतांत्रिक देश बनाया। लोकतंत्र जो है, हम कई बार कहते हैं आपको कि आज के समय में लोकतंत्र से अच्छी कोई प्रणाली, शासन प्रणाली मौजूद नहीं है। अच्छी शासन प्रणाली तो है लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। जब राजा का समय था तब लिंबुवान, थारूवान, मधेश, जो बामुन, छतरी, खस, किरात आपस में जो तनाव पैदा हो रहा है इस समय नेपाल में, वो नहीं था, एक नेपाल था। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र आया तो नेपाल भारत जैसा ही बन गया और दिन प्रतिदिन बन रहा है। भारत में आपने देखा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, लिंगायत सब अलग अलग धड़ों में बंट गए हैं। तो ये लोकतंत्र की वजह से हुआ है। चीन में लोकतंत्र नहीं है और वहाँ पे जातिवाद में नहीं बंटा है। 92% हान जाति के लोग हैं चीन में। अब
जो लोग कहते हैं कि चीन के 6 टुकड़े होंगे वो सरासर गलत कहते हैं। हमारी मीडिया कहती है, भारत की मीडिया, कि चीन के बहुत टुकड़े होने वाले हैं। दोस्तों ये संभव नहीं है। चीन में एक जाति के लोग रहते हैं, 92% हान जाति के लोग, और वहाँ पे जातिवाद नहीं है, इसलिए चीन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हालांकि लोकतंत्र देश भी नहीं टूटते हैं, क्योंकि जब जनता को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो सरकारें गिर जाती है, ठीक है, लेकिन जातिवाद पैदा होता है जिससे सरकार जो रूल बनाती है उसका विरोध होने लग जाता है और देश विकास नहीं कर पाता है, बल्कि विनाश की ओर बढ़ने लग जाता है। तो लोकतंत्र देशों की भी बहुत सारी कमियां हैं, यानी समाज को बांट देना, जो कि भविष्य में देश की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। तो नेपाल में लोकतंत्र आया तो वहां पे जातिवाद शुरू हो गया। लोकतंत्र ने दिया क्या नेपाल को? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं दिया। इससे बढ़िया तो राजा महेंद्र वीरेंद्र के समय में ही नेपाल था, सकल घरेलू उत्पादन भी अच्छा था। लोकतंत्र ने नेपाल को कुछ नहीं दिया। अब आप लोग हमको गाली कर सकते हैं कि मैं लोकतंत्र का विरोध कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं लोकतंत्र का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र में अपने में बहुत बड़ी कमियां हैं, बहुत सारी। मामा प्रचंड आपको 25 साल से सपने दिखा रहे हैं विकास के। तो क्या विकास किया मामा प्रचंड ने? जो सड़क रेलवे वेले की बात हो रही है वो तो होना ही था, चाहे राजा रहते चाहे कोई भी रहता, वो तो समय के अनुसार उस विकास ने होना ही था। अपना विकास क्या किया इन्होंने? यानी अपने बल पे इन्होंने नेपाल का कोई विकास नहीं किया। नेपाल में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समय के अनुसार चल रहे हैं, उनको होना ही था, चाहे कोई भी रहता। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की तरह मामा प्रचंड ने अपना एक बात चलाया था, प्रचंडवाद, और ये इसको इतना हाईलाइट करना चाहते थे कि जैसे दुनिया मार्क्स को जानती है, माओ को जानती है, लेनिन को जानती है, तो प्रचंड चाहते थे कि दुनिया में प्रचंडवाद भी चले। लेकिन मामा प्रचंड फ्लॉप हो गए इसमें। हालांकि मामा प्रचंड का माओवाद से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। इनका जो प्रोटेस्ट था वो पेरू की तरह था, जो कि वेटिकन सिटी के इशारे पर चलता है। हमें तो वही लगता है। हमें कभी नहीं लगता कि मामा प्रचंड का जो संबंध रहा हो वो माओवाद से रहा हो, लेनिनवाद से रहा हो या मार्क्सवाद से रहा हो, ऐसा हमें कहीं नहीं लगता। इनका आप 25 साल का पूरा जीवनचर्या देख लीजिए, आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये कहीं इनकी जो विचारधारा है वो माओ, लेनिन या मार्क्सवाद की तरह रही हो। ये रही है वेटिकन सिटी के इशारों पर चलने वाली जो विचारधारा दुनिया में बनाई गई है। उस विचारधारा पर मामा प्रचंड ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा किया। हालांकि इसको खड़े करने वाले पहले के लोग हैं, लेकिन मामा प्रचंड के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पूरी चेंज हो गई। मदन भंडारी के समय दूसरी थी, लेकिन ये मामा प्रचंड जब आए तब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा पूरी चेंज हो गई और ये कम्युनिस्ट पार्टी रही ही नहीं, यानी जीरो। इसमें कम्युनिस्टों के कोई लक्षण आपको नजर कभी नहीं आएंगे। आप गहराई से देख लीजिए, आपको इसमें कौन से लक्षण नजर आएंगे? जो भारत के नक्सलवाद में है, भारत के कम्युनिस्टों में है। लेकिन जो चाइनीज कम्युनिस्टों के लक्षण हैं वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या नक्सलवाद हो, इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं है। और जबरदस्ती ये लोग बोले जा रहे हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं। इनको अपनी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए। एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए। अगर मामा प्रचंड कुर्सी का लालच छोड़ दें तो आप अपने दिमाग में एक चीज निश्चित रख लीजिए कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट इस समय चल रहे हैं, लाखों लोग सड़क पे उतर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे और प्रधानमंत्री ओली देश के विकास कार्यों पर ध्यान देने लग जाएंगे। लेकिन मामा प्रचंड को कुर्सी का बहुत ज़्यादा लालच है और इसी लालच के चलते नेपाल में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनका कहना है कि ओली लोकतंत्र को खा जाएंगे। दोस्तों, इतना आसान नहीं है नेपाल से लोकतंत्र समाप्त हो जाए। प्रधानमंत्री ओली नेपाल से लोकतंत्र समाप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा दे। लेकिन प्रचंड को तो बहाना चाहिए और उनको बहाना मिल भी रहा है। हमारे हिसाब से
मामा प्रचंड को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए अब, क्योंकि अब उनका समय खत्म हो चुका है। अपनी इज्जत उनको यदि नेपाली जनता की नज़र में, नेपाल के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना है तो उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य में क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे कि नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था सबसे पहले कौन लाया। हालांकि पहले भी लोकतंत्र आया था राजा के समय में, लेकिन वो दूसरे ढंग का लोकतंत्र था, ठीक है। पूरी तरीके से लोकतंत्र नेपाल में कौन लेकर आया, तो कौन लेकर आया? पुष्पकमल दाहाल। तो इतिहास के पन्नों पे इनका नाम अंकित हो जाएगा, लेकिन इनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। दोस्तों, जो हम कहना चाहते थे वो टॉपिक ही पूरा चेंज हो चुका है और अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। इस पर फिर देखेंगे, एक बढ़िया सी वीडियो फिर बनाएंगे। धन्यवाद।